बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने पढ़नी है अपने नावल की 9th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आए पढ़ते हैं एपिसोड। और मेरा भी वादा है कि सुबुक्कीन हज़रत मज़ीद ना तो अपने प्यार को टूटने देगा, ना मिटने और ना ही झुकने देगा। दूसरी सूरत में सिर्फ ये होगा कि तुम्हारा ये खुशबू जैसा नाजुक वजूद मेरी मजबूत बाहों में ही महकेगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम्हें मेरे प्यार, मेरे जुनून, मेरे इश्क का इदराक हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। अभी भले ही हमारे दिल दो अलग अलग सिमतों की तरफ सांस ले रहे हैं, मगर बहुत जल्द ये दो दिल एक ही कश्ती के मुसाफिर होंगे। अनवर नफरत से खुद को इसके मजबूत शिकंजे से छुड़ाया। नहायत तंजिया मुस्कुराहट तंजिया नज़रों से देखती हुई उसे फासले पर जा खड़ी हुई। हमारे बीच नहायत मजबूत और ताकतवर फसील दीवार खड़ी है मिस्टर सुबुक्कीन, जो कभी नहीं टूटेगी। आपकी सारी फ़िलासफ़ी धरी की धरी रह जाएगी। सुबुक्कीन तिरमिज़ी ने एक गहरा सांस लिया और हौले से मुस्कुरा दिया। वो कुछ जवाब में कहता कि दरवाजे पर नॉक हुआ। सुबुक्कीन तिरमिज़ी के यस कहने पर मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। सुबुक्कीन साहब, आपसे रीजा बीबी और नदीम साहब मिलने आए। मुलाजिम ने नहायत अदब एहतराम से सर को झुकाया बताया। ओके, मैं आता हूँ। मुलाजिम चला गया। ओके डियर, बाकी की बहस बात के लिए उठा रखते हैं। वैसे एक बात और कहूँगा, तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल अपनी अपनी सी। सुबुक्कीन तिरमिज़ी आगे बढ़ा, बिना इसके गुस्से की परवाह की इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ा के इसकी खड़ी मगरूर नाक आहिस्ता से दबाता वहाँ से निकलता चला गया, क्योंकि वो जानता था अगर वो रुका तो एक नई जंग शुरू हो जाएगी। यू फूल! सुबुक्कीन तिरमिज़ी की तेरी से निकलने और अचानक से इसकी नाक दबाने पर गरमा बुरी तरह सुलगी थी और गुस्से की आलम में कुशन उठाकर दरवाजे पर दे मारा। अस्सलाम वालेकुम। नहायत बशाश्त भरा लबो लहजा फ्रेश से अंदाज था सुबुक्कीन तिरमिज़ी का। रीजा सदीकी और नदीम बलोच हाल में बैठे इसी का वेट कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र, वरना मैं तो समझी थी कि आज तुम मेरे सर पर अपने ड्राइंग रूम के सोफ़े शो पीसेस वगैरह तोड़ोगे। रीजा सदीकी ने इसके बशाश्त भरे लबो लहजे को नोट कर लिया। नदीम बलोच से मुसाफा करते वो वहीं बैठ गया। वो किस लिए? गनमा से प्यार भरी उससे भरी तकरार करके बहुत पुरसुकून था और ये बहस तकरार इतनी लंबी हो गई कि टाइम का पता ही नहीं चला। ये घड़ी में इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। क्यों हम रात के 11:30 बजे तुम्हारे क्योंकि हम रात के 11:30 बजे तुम्हारे घर रात धमके हैं। अच्छा, सुबुक्कीन तिरमिज़ी ने अपने मोबाइल में टाइम देखा जहाँ 11:30 हो रहे थे। इतना टाइम हो गया, मुझे खबर भी नहीं हुई, वो सोच कर रह गया। एनीवेज, इतनी रात में सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है। एक्चुअली हमें सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से इस्लामाबाद के लिए निकलना है, इसलिए मैंने तुम्हारा भी टिकट कंफर्म करवा दिया। मैं और नदीम तुम्हें यहीं से पिक कर लेंगे। शाबाश, तुमको तो अवार्ड देने का दिल कर रहा है इस वक्त। सुबुक्तीन तिरमिज़ी के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े। तुम इसकी फ़िक्र मत पालो, वो मुझे पहले मिल चुके हैं। रिजा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहायत ईजी होकर अपने मखसूस अंदाज में सोफ़े पर दोनों पैर चढ़ा के बैठ गई। अब वैसे रीजा का भी मेरे वगैरह स्टाइल है। मैं भी हमेशा जो बहना होता है ना, मैं दोनों पैर सोफ़े के ऊपर चढ़ा के बैठना होता है। यार, मेरा पीछे छोड़ भी दो। तुमने एक शो के लिए ऑफ़र कर दी तो मगर अब तो मेरे गले का हार ही बन गई हो। शर्म करो बेकदरे। जाओ इन मॉडल एक्टर और एक्ट्रेसेस से जाकर मेरी कदर पूछो जो मरे जा रहे हैं मेरे साथ काम करने के लिए। एक तुम हो जिसको कामयाबी और चांस, वो भी गोल्डन चांस तश्तरी में मिल रहा है, तो ठुकरा रहे हो। मजाज ही नहीं मिल रहे। रिजा सदीकी ने अपनी आंखों को छोटा करके इसको देखा। बस बकवास करवा लो तो इन्हीं को ऑफ़र करो ना जो तुम्हारे पीछे मरे जा रहे हैं। मुझ बिजनेस टाइकून को किस दलदल में फंसा रही हो? बेटा, अब तो तुम फंस चुके हो और ये ऐड तो तुम्हारे बगैर मुकम्मल ही नहीं होगा। वहाँ बैठे नदीम बलोच इन दोनों की नोक झोंक पर मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था। सुबुक्तीन तिरमिज़ी की हालत वो अच्छी तरह समझ सकता था। एक फील्ड और इस प्रोफेशन में काम करना आसान नहीं था। बहुत मेहनत और जद्दोजहद के बाद एक मुकाम मिलता है। अपना सब कुछ, अपना सारा टाइम इस प्रोफेशन को देना पड़ता है, जब जाकर कामयाबी आपके कदमों की गुलाम बनती है। यार नदीम, तुम ही समझा लो इस छिपकली को। बस बैठे मुस्कुराए जा रहे हो। सुबुक्तीन तिरमिज़ी ने आखिरी कोशिश मदद तलब नज़रों से नदीम बलोच को देखा। आई एम सॉरी, मुझे भी रिजा ने अर्जेंट मेरे घर से उठाया बिना कोई सवाल किए। इसने बेबसी से सुबुक्तीन तिरमिज़ी को देखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे गुंडों वाले काम है इसके। और एक बात तो बताओ, तुम कनाडा कब जा रही हो? रिजा सदीकी सुबुक्तीन तिरमिज़ी की हालत पर हंस रही थी। अब ये दांत क्यों निकाल रही हो? क्योंकि जब तुम अपने बेडरूम से बाहर आए थे बड़े फ्रेश और बशाश अंदाज में आए थे, मगर अब पता नहीं क्यों आग बगोला हो गया। जाहिर सी बात है, मुझे बिना बनाए तुम सुबह 8 बजे की इस्लामाबाद की टिकट कंफर्म कर दी। जश्न तो मनाने से रहा, कुछ कुछ राजी सा अंदाज था। चलो अभी, अब हम चलते हैं, फिर सुबह मुलाकात होती है। रिजा सदीकी ने दोनों पैर नीचे किए, जूते पैर खड़ी होगी। इतनी जल्दी यार, कुछ खा पी तो लो। भाई तुम जानते मैं बहुत सादा खुराक लेती हूँ। डिनर में बॉइल्ड राइस के साथ पास्ता सलाद खा लिया था, इसलिए कुछ खाने की गुंजाइश नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, मगर मैं नदीम तो पहली बार हमारे घर आए हैं। सुबुक्तीन तिरमिज़ी और नदीम बलोच भी साथ ही खड़े हो गए। तो फिर तुम नदीम से पूछो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं था। सुबुक्तीन तिरमिज़ी ने तपते हुए कहा। नहीं है, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। वैसे सच तो यह है कि मुझे शदीद शर्मिंदगी हो रही है इस वक्त तुम्हारे घर आने पर। मगर रीजा सदीकी तो ठीटों की सरदार है। वो तो शुक्र है कि तुम साथ हो, वरना ये तो डायरेक्ट मेरे बेडरूम पर धावा बोल देती। अब ऐसी भी बात नहीं, तुम तो मुंह फाड़ के कुछ भी बोल दो। रिजा सदीकी खफीफ सी होकर रह गई। नदीम बलोच को प्यारी सी लड़की अपने दिल में उतरती महसूस हुई।
इसने मकौर रिजा सदीकी के झिझकते चेहरे को देखा और ये नज़र सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी की नज़र से छुपी नहीं रह सकी। पसंदीदगी के रंग नदीम बलोच की आंखों में साफ नुमाया थे। इसने फिर रिजा सदीकी को देखा। वो नदीम बलोच के खूबसूरत एहसास और पसंदीदगी के रंगों से बेखबर बेपरवाह थी। सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी बहुत खुश हुआ ये जान के कोई है जो रिजा सदीकी को दिल से चाहने लगा। सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी बहुत खुश हुआ ये जान के कोई है जो रिजा सदीकी को दिल से चाहने लगा। रिजा सदीकी इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो इससे बहुत बात करेगा इस सिलसिले में। रात के 2 बजने वाले, तुम जब तक अनवा को बाय बाय अलविदा कह लो, सुबह 8 बजे फिर निकलना भी है। रिजा सदीकी जुमानी अंदाज में कहती मुस्कुरा दी। क्यों नदीम, मैंने कहा था ना इसने ढिड़ाई और बेशर्मी में रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी ने मुस्कुराते हुए घूर के रिजा सदीकी को देखा। पता नहीं यार हैदर, अभी मेरा रिजा से सही तरह वास्ता नहीं पड़ा जो मैं राय दूँ। नदीम बलोच ने पुरशौक नज़रों से इस प्यारी सी लड़की को आंखों में भरा। कोई बात नहीं, अब तो वास्ता पड़ने वाला, ज़िंदगी भर राय देते रहना। रिजा सदीकी ने बिल्कुल बेधड़क कहा। जो कहा था इसके मानी वो खुद नहीं समझे। सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी और नदीम बलोच ने अपने अंदाज में लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर कहका लगाकर हंसने लगी। रिजा सदीकी ने बहुत अजीब नज़रों से दोनों को देखा और कंधे उचका के आगे बढ़ गई। मैं भी चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। दोनों ने एक दूसरे से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आज इसको इस घर में आते हुए 3 दिन हो चुके थे, मगर अभी तक ब्राश स्क्री से सामना नहीं हुआ। इसकी असल जॉब तो थी यही, सनी को पढ़ाना तो सिर्फ एक बहाना था। अच्छा एक काम करो, मुझे पोइम परफॉर्म करके दिखाओ। अजियारा ने सनी की इंग्लिश पोइम बुक में से एक पोइम निकाली। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सनी अपनी तोतली ज़ुबान में अपने मासूमाना अंदाज में पोइम परफॉर्म करके सुना रहा था। अजियारा को इसकी मासूमियत पर इस कदर प्यार आया, इसने सनी को पकड़ के इसके फूले फूले सुरख गालों पर प्यार किया तो सनी किलकारियाँ लेने लगा। बहुत अच्छी सुनाई आपने पोइम, और इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी। जिया अब आप मुझे सुनाइए ये वाली पोइम। सनी ने अपनी उर्दू की एक बुक नज़्मों वाली निकाली जिसमें उर्दू नज़में लिखी थी। ओके नो प्रॉब्लम। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, नो नो नो, परफॉर्म करके। सनी ने फ़ौरन टोक दिया, बल्कि ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। ओके ओके। लकड़ी की काठी। अचानक थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करके नज़म सुनाना शुरू की। मॉम मॉम मॉम। पूरे हाल में चीखती चिंगारती आवाज़ गूंज के अजियारा के कान के पर्दे फाड़ रही थी। अजियारा जो सोफे पर सनी को लेकर बैठी थी एकदम से उठी और पीछे पलट कर देखा तो जैसे दिल की धड़कनें अभी बंद हो जाएंगी। अभी इसका सांस रुक जाएगा। तस्वीर में देखने अलग बात थी, वो तस्वीर में एक बेजान वजूद था, मगर हकीकत में वह जीता जागता सांस लेता वजूद था। वो इस वक्त ऐसा बेवकल लग रहा था जो नाजुक सी परी पर झपट्टा मार के इसे अपने मजबूत शिकंजे की गिरफ्त में हमेशा के लिए कैद कर लेगा। बेहद डरावना सा चेहरा, इस पर इसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें जिनसे वह अजियारा को बड़ी बुरी तरह से घूरा था, जैसे अभी बदसालम नहीं निकल जाएगा। अब राशस्कर के चेहरे का खतरनाक गुस्सा इसको बहुत ज़्यादा खौफजदा कर रहा था, जैसे अभी इसी वक्त इसकी रूह फना हो जाएगी। रूह जिस्म का साथ छोड़ देगी, जिस्म बिल्कुल ठंडा बर्फ़ हो जाएगा। वो जो 3 दिन से सोच रही थी कि अब राशस्करी से इसका सामना होगा तो बिल्कुल आम सा बर्ताव करेगी, ना डरेगी ना सहमेगी, मगर इसकी अपनी कोशिशें पस्त होती दिखाई दी। अब्राश स्क्री की धाड़ ने ही इसको बिल्कुल पत्थर कर दिया था कि ज़रा से भी हिलने की सकत नहीं थी। अब्राश मेरी जान क्या हुआ? अब्राश की गुस्से से भरी चिंगारती आवाज़ चिंगार सुनकर रचना तेरी से अपने बेडरूम से बाहर आई। मॉम, मैं आपसे कहा था कि मुझे आपके और जुनैरा के अलावा किसी तीसरी औरत का वजूद इस घर में नहीं चाहिए, तो फिर ये क्या है? गुस्से भरी चीख से ना सिर्फ अजियारा कपकपा के रह गई, बल्कि अजियारा के साथ खड़ा सनी भी सहम कर अजियारा के पीछे जा छुपा था। रचना ने डरी सहमी खौफजदा सी अजियारा को देखा, जिसका रंग खौफ और हिरास की वजह से सफ़ेद पड़ चुका था। अब्राश बेटा, ये अजियारा सनी की न्यू ट्यूटर। आई डोंट नो ये कौन है कौन नहीं, मगर मैं इस घर में किसी तीसरी औरत का बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब्राश ने रचना को देखने के बाद अजियारा को घूर के देखा, बल्कि उसको अपनी चुटकी बजाकर पुकारा भी। गेट लॉस्ट। अब्राश क्या हो गया आपको? अजियारा को आपके डैड ने भेजा ये सनी? मोम, आई डोंट केयर, मुझे किसी को कोई परवाह नहीं इसको यहाँ क्यों भेजा और किस लिए भेजा है, बस मैं और तुम। बात करते हुए इसकी नज़र अजियारा पर पड़ी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गेट लॉस्ट, आई सेड आउट। बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इस कदर तहजीब को तौहीन, वो तो जैसे ज़मीन में ज़िंदा गड़ी जा रही थी। डरते डरते इसने रचना की नज़र उठा के देखा। रचना को बहुत दुख के साथ अफसोस भी हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अब राशस्क्री का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसके मौजूद होने पर वो हर शय तहस नहस कर देगा। क्या क्या देख रही हो मॉम की तरफ? निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूँ। जाओ। राशस्क्री की बुरी तरह धाड़ से वो पूरी तरह हिलकर रहेगी। इससे पहले वो अपने कहे पर अमल करे, वो बिना किसी को देखे अपना बैग उठाए वहाँ से निकलती चली गई। दरवाजे से बाहर निकलते हुए कॉरिडोर की दीवार से लगकर अपना रुका हुआ सांस बहाल के अपनी थमी धड़कन इतदाल पर लाने की कोशिश की, और सबसे बढ़कर इसके हलक में जो आंसू का गोला सा अटक गया, वो रेला इसकी बदामी आंखों से बहता चला गया। इसे नहीं याद पड़ता कि कभी इससे शहीद ने इस कड़े लब लहजे में बात की होगी, अम्मा ने गुस्सा किया होगा, डांटा होगा, मगर आज तो जैसे इसकी इज्जत नफ्स की धज्जियाँ बखेर दी गई थी। राशस्क्री ने आंखें बंद की बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। कोई नहीं, बात जो न तेरी थले लग के रहना।
क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो और रो क्यों रही हो इस तरह? जुनैरा भी इसी वक्त अपनी और सनी की शॉपिंग करके लौटी थी। इसके हाथ में कई शॉपिंग बैग्स थे। एक तो जुनैरा ने भी घर चैन नहीं है, बस टीचर तो छोटे के ना मुंडा अपना तो कभी कितने निकली होंगी, कभी कोई दावत उड़ान निकली होंगी, कभी वैसे निकली होंगी बाहर, तो कभी शॉपिंग करने निकली होंगी। जी, अजियारा ने आंखें खोली और सर को झुका लिया। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। अंदर से अभी भी इब्रार शस्करी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जुनैरा की समझ में सब आ गया तो बिलाखर आज इब्रार शस्करी ने अजियारा को देख ही लिया था। अब इब्रार शस्करी का चीखना चिल्लाना, गुस्सा करना इसकी वजह समझ में आ गई। इसे इस वक्त इस प्यारी सी मासूम लड़की पर बेइंतहा तरस आया। इसकी सारी हमदर्दी इस बेचारी के साथ थी जो मजबूरी के तहत तो घर से बाहर नौकरी करने निकली थी। जुनैरा ने एक लंबा सांस लेकर बेबसी की नज़र अजियारा पर डालकर अंदर आई थी। आज के बाद मुझे वो लड़की इस घर में नज़र नहीं आनी चाहिए, बल्कि कोई भी नहीं। इब्राश, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस कदर गुस्सा कर रहे हो? जानते हो तुम्हारे इस पर ताव इस सलूक से हमें कितनी तकलीफ पहुंचती। तुम मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अगर ये गुस्सा इस बेज़र सी लड़की की वजह से तो फजूल में तुम हाइपर हो रहे हो। बस यहाँ सिर्फ सनी को पढ़ाने आई है। जुनैरा ने सारे शॉपिंग बैग सोफे पर रख दिए। सनी जो इब्रार शस्करी का ये अंदाज़ देकर सोफे के पीछे दुबका हुआ था, जुनैरा को देखकर तेज़ से इसकी तरफ बढ़ा। अच्छा, बहुत खूब। सनी को इन 3 महीने के अरसे में 50 से ज़ायद ट्यूटर आ चुके होंगे पढ़ाने। फिर क्या हुआ? क्यों वो एक दिन भी नहीं टिकी? इब्रार शस्करी का जवाब इसको लाजवाब ही कर गया। वो खामोश होकर आएगी। क्या हुआ? खामोश क्यों होगी? जवाब दो। वो भी जो भी है, बट आई गारंटी के अजियारा नहीं जाएगी। मगर मुझे इस घर में वो लड़की नहीं चाहिए, वो यहाँ से हर कीमत पर जाएगी। अब राशि ने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, ये लड़की यहाँ से इस घर से किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। अचानक से पीछे से भारी रोबदार आवाज़ चौधरी कैसर अस्करी की उभरी। तीनों ने पीछे पलट कर देखा, जहाँ दाखिली दरवाजे से चौधरी कैसर अस्करी अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे डरी सहमी झिझकती कपकपाती सर को झुकाया अजियारा आ रही थी। अब राशि पल भर के लिए सन्नाटे में रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी समात पर। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं? बेयकीनी थी लबो लहजे में। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। नहायत कठोर लहजा था, बहुत सख्त अंदाज। मगर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब कुछ जानते बूझते। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। मैं इस लड़की को यहाँ से इस घर में पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से। गुस्से जलाल में कहते सिर्फ अंगारा आंखों से घूरते हुए वो अजियारा की जानिब बढ़ा और इरादा यही था कि खुद हाथ पकड़ के इसको निकाल बाहर करेगा। इब्राश, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों डैड से जिद कर रहे हो? वो भी इसी फजूल जिद जिसका कोई मतलब नहीं। जुनैरा आगे बढ़ी, जल्दी से बढ़ते हुए इब्राश अस्करी का हाथ थाम लिया। मैं फजूल जिद करूँगी? तुम लोग जिद पर अटके हुए हो। इसने एक झटके से जुनैरा से अपना हाथ छुड़ाया। और ये जो हंगामा हो रहा है ना, ये सब की वजह सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है जिसने हमारे घर आके फितना फैलाया। यही हमारी लड़ाई और तकरार की वजह की जड़ है। मैं इसको यहाँ नहीं रहने दूंगा, अभी और इसी वक्त निकाल दूंगा। अब राशि अस्करी एक बार फिर गुस्से और जलाल की कैफियत में आगे बढ़ा और इससे पहले कि वो अजियारा तक पहुँचता इसके दरमियान चौधरी कैसर इसकी हायल हो चुके थे। मैंने कहा ना कि अजियारा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वो यहाँ सनी को ट्यूशन नहीं आई और ट्यूशन देगी। डैड, आप ये गलत करें, आप चाहे कितना ही जोर क्यों ना दे, मैं इस फितने को इस घर में हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। पहली दफ़ा वो चौधरी कैसर अस्करी के मुकाबिल खड़ा बहस और तकरार कर रहा था। रचना का हौसला जवाब दे गया, वो आगे बढ़ी। रचना ने इब्रार शस्करी का बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी सिमत किया और इसके चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मार दिया। इन्हें सख्त नागवार गुजरा था इस तरह इब्रार शस्करी का चौधरी कैसर अस्करी से बहस करना, जवाब देना। इब्रार शस्करी ने चेहरे पर हाथ रख लिया। इसको उम्मीद नहीं थी कि इस पर इसकी मॉम भी हाथ उठा सकती थी। आज तक इस घर में इसको हल्का सा डांटा तक नहीं गया था। गो के थप्पड़ तो बहुत हल्का सा था, मगर इसके दिल को ज़बरदस्त धक्का लगा। मॉम, खामोश हैं, एक लफ्ज़ और नहीं। जब आपके डैड ने कह दिया कि लड़की इस घर से नहीं जाएगी, सनी को ट्यूशन देगी, तो मतलब ऐसा ही होगा। आगे से सवाल करना या बहस और तकरार करना कोई मायने नहीं रखता। मुझे शदीद रंज हुआ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत मायूस किया आपने मुझे, मेरी तरबियत को, मेरी परवरिश को शर्मिंदा कर दिया इस वक्त आपने। रचना ने गुस्से से इब्रार शस्करी को देखा था और रचना का ये गुस्सीला अंदाज देखकर जुनैरा और चौधरी कैसर अस्करी भी हैरत ज़दा रहे। इब्रार शस्करी को रचना के इस थप्पड़ से बहुत तकलीफ पहुंची थी, बहुत दर्द हुआ था। बस खामोशी से देखता रहा, आगे से एक लफ्ज़ नहीं कहा। इसका यहाँ रुकना, यहाँ ठहरना मुश्किल हो गया। बिना किसी को देखे वहाँ से उठकर चला गया। मॉम, जुनैरा ने रचना को थामा। वो जानती थी कि इस वक्त रचना को कितनी तकलीफ हो रही होगी। आज तक इन्होंने इसे और इब्रार शस्करी को हल्के से डांटा भी तक नहीं था। रचना ने एक गहरा सांस लिया और जुनैरा को देखने के बाद चौधरी कैसर अस्करी के पीछे खड़ी अजियारा को देखा। अजियारा जो डरी सहमी हल्की हल्की रस रही थी सारी सिचुएशन से, अब इब्रार शस्करी के बेद था। गुस्से से इसकी गुलाबी रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। भीगी पलकों की बाढ़ सजदा रेस थी। इसकी क्या होती हालत रचना अच्छी तरह समझ सकती थी। बेटा, मैं आपसे अपने बेटे के रवैये, इसकी जारहाना बर्ताव की माफ़ी मांगती हूँ। रचना का अजियारा का कपकपाता लरसता हाथ थाम लिया। रचना के गर्म लमस पर इसका सांस बहाल हुआ। अजियारा ने भीगी पलकें उठाकर रचना की शर्मिंदा कुछ दुख से भरा चेहरा देखा। इसकी समझ में नहीं आया क्या कहे। अब इब्रार शस्करी की मौजूदगी, इसकी बेपनाह गुस्से जलाल की वजह से जो ठाठे मारता समंदर बादामी आंखों में छुपा बैठा था, इसकी गैर मौजूदगी में इस समंदर को बहने का रास्ता मिल गया। बेआवाज़ आंसुओं ने गोया रचना और जुनैरा को बहुत शर्मिंदा किया। चौधरी कैसर अस्करी ने सर के इशारे से रचना को कुछ समझा अपने बेडरूम की जानिब चलते चले गए। अजियारा, रचना ने इसके भीगे चेहरे को थोड़ी सी थामा। इनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची बहुत अच्छी लगी थी। हमें माफ़ नहीं करोगी?
प्लीज़ आंटी शर्मिंदा मत करें। बमुश्किल इसके भीगे लबों से चंद जुमले अदा हुए। इसके कप कपाते होंठों लरसती पलकों से साफ जाहिर था कि वो अभी भी अबराश अस्करी के खौफ व हिरास, इसके जाहो जलाल बेइंतहा गैज़ो गज़ब भरी नज़रों और गुस्से के ज़ेर असर है। तुम अपनी जॉब अगर छोड़ना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, हमें कतई बुरा नहीं लगेगा। मैं अपने बेटे के लिए कोई दूसरी टीचर रख लूँगी। जुनैरा ने यही अखज़ किया कि शायद इसे चौधरी कैसर अस्करी ने बतौर टीचर भेजा तो वो यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकती, इसलिए जुनैरा ने खुले दिल से ऑफ़र दी। नो नो। छोटा सा सनी फ़ौरन जुनैरा की गोद से नीचे उतरा और ज़हरा का हाथ थाम लिया। मैं जिया मैम को नहीं जाने दूंगा, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तोतली ज़ुबान में रुक रुक कर सनी ने ज़िद्दी लहजे में कहा। मगर सनी जान, आपकी जिया मैम को यहाँ बहुत तकलीफ़ पहुँची है, अगर ये जाना चाहती तो आप ज़िद मत करो। जुनैरा समझाना चाहा, मगर कहते ना कि जब बच्चे ज़िद पर अड़ जाए तो अपनी मनवा कर ही रहते हैं। सनी, जुनैरा ने डांटना चाहा। प्लीज़ आप मत डांटें सनी को, मैं खुद चाहती हूँ मैं सनी को पढ़ाऊँ। अजयारा ने कहा। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं बेटा, सनी तो बच्चा, मैं समझा लूँगी। रचना ने हल्के से मुस्कुरा के कहा। नहीं आंटी, ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं, मैं वाकई दिल से चाहती हूँ कि मैं सनी को पढ़ाऊँ। सनी बहुत क्यूट बच्चा और ज़हीन भी। अजयारा ने सनी को गोद में भर लिया और वापस इसी जगह पर आ बैठी जहाँ वो पहले बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखने के बाद अजयारा और सनी को देखा। जुनैरा, मैं ज़रा आपके डैड के पास जा रही हूँ, आप यूँ करें शाम के 5 बजने वाले शोफर से कहकर चाय और स्नैक्स बनवा ले। आज हम अजयारा के साथ ही चाय पियेंगे, रचना ने जुनैरा से कहा। चाय तो नहीं, स्नैक्स मैंने भी दे देना, मैंने भी भूख लगी हुई है। जी मॉम, मैं भी यही कहना चाह रही थी, वो धीरे से मुस्कुरा दी। रचना हौले से मुस्कुरा के एक नरम नज़र अजयारा पर डालती हुई अपने चौधरी कैसर अस्करी के मुश्तरका बेडरूम की सिमत बढ़ गई। रचना के जाने के बाद जुनैरा ने अजयारा और सनी को देखा था। वैसे आप लोग भी कहते होंगे जो कोई खाण पीने की चीज़ आती है, गंदी नीयत खराब हो जाती है, इनू ना भुख लग जाती है, तो मसला ये हर टाइम इसका खाने पीने की तरफ ध्यान होता है, तो ऐसा नहीं है। बस यार, खाने पीने वाली चीज़ें सुन के ना नीयत थोड़ी सी हो जाती है। सोलर टीवी लाउंज पे बैठी टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थी। सामने ऊपर से जाहिर चौहान नीचे आ रहे थे। वो शायद बहुत जल्दबाजी में थे, शायद कोई अर्जेंट पहुंचना था, मगर सौलत फारूकी को इनसे आज बात करनी ज़रूरी थी। रात ही वो दुबई से वापस आए थे, थके हुए इतना थे कि सौलत फारूकी ने ज़रूरी नहीं समझा बात करना, इसलिए सोचा सुबह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जल्दी में आप? जी मामा, एक्चुअली जिस काम से मैं दुबई गया था, जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया, सब पेशेंट के बारे में मज़ीद कुछ डिस्कशन करनी थी डॉक्टर से। अभी 10 बजे मीटिंग शुरू होगी। मगर अभी 10 बजने में घंटा बाकी, अगर आपके पास मेरे लिए कुछ टाइम हो तो क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? सौलत फारूक ने मुलायम लबो लहजे में कहा। ऑफ कोर्स मामा, ये भी कोई कहने की बात है, आप हुक्म कीजिए। एंड आई नो कि पिछले एक हफ्ते से मैं आप बहुत बिजी रहा हूँ, आपका टाइम नहीं दे सका, आई एम सो सॉरी। जाहिर चौहान को शिद्दत से एहसास हुआ। वो चलते हुए सौलत फारूकी के सामने वाले सिंगल सोफे पर विराजमान हो गए। सौलत फारूकी ने टीवी ऑफ कर दिया। पहले ये बताइए, आपने नाश्ता नहीं किया? नाश्ता बनवाओ? नहीं मम्मा, यकीन करें अभी किसी नाश्ते की तलब नहीं है। अस्पताल में कुछ खा लूँगा, जब से इस पेशेंट को देखकर भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्यों, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी? जी, पूरा चेहरा इस बुरी तरह से झुलस के रह गया कि अंदर की सारी नसें मुंह के अंदर की झिल्ली तक मुतासर हुई है, और इसकी सर्जरी के लिए मुझे बुलाया गया था। चेहरे से याद आया, कैसे साहब के बेटे अबराश कैसे हैं? उनका चेहरा भी तो झुलस गया था एसिड से, मैं तो एक बार के बाद दोबारा जा ही नहीं सकी। अबराश का चेहरा भी बुरी तरह झुलसा है, मगर हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हर बीमारी हर मसले का हल तलाश कर लिया। अबराश के भी चेहरे की सर्जरी होगी तो पहले जैसा अपना चेहरा पा लेंगे। जाहिर चौहान को बहुत दुख था अबराश अस्करी के लिए। तो फिर हो गई इनके चेहरे की सर्जरी? नहीं, वो मना करे। वो क्यों? हैरत से पूछा। अबराश इसके शायद किसी बात को लेकर डिसहार्ट हो गए, बहुत हर्ट हुए हैं कुछ लोगों के रवैये से, इसलिए वो अब जिद पर अड़ गए कि अपनी सर्जरी नहीं करवाएंगे, ना ही कोई इलाज। ये क्या नादानी है? अच्छा ना, वो अपना पहले जैसा चेहरा पालेंगे, समझ जाएंगे, हालात के साथ संभल भी जाएंगे। अभी इनके दोस्तों और मंगेतर ने जो बर्ताव जो सलूक इनके साथ किया, इसको लेकर बहुत अपसेट है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो एहसास होगा कि वो कितना गलत कर रहे हैं, मगर अभी आंखों पर बंदी पट्टी की गुस्से की पट्टी की वजह से कुछ देख नहीं पा रहे। जाहिर चौहान को भी बहुत अफसोस हुआ। अबराश अस्करी के दोस्तों ने इनके झुलसे चेहरे की वजह से छोड़ दिया, तो सबनाज ने मंगनी तोड़ दी। लेकिन कभी कभी जाहिर चौहान ये भी सोचते कि गरूर और तकब्बुर की जिस ऊंची सीढ़ी पर अबराश अस्करी जा खड़ा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि आज जो नुकसान उठाए कल इसे बढ़कर नुकसान और पछतावा था उम्र इसकी झोली में रहता। इसलिए जो वो अल्लाह की रज़ा है, बेहतर यही कि वो अब संभल जाएंगे, बाकी अल्लाह खूब जानने वाला। सही बात है, मैं भी इसी हक़ में हूँ कि अबराश के साथ अभी अबराश को ठीक है, अबराश के साथ बहुत बुरी हुई है, लेकिन एटलीस्ट जो उसके साथ फेक लोग थे वो उसके चेहरे तो खुल के सामने आ गए ना। वो फिक्रमंद हो गई थी। कैसर और रचना को तो बहुत परेशान हो गए अबराश को लेकर। वो फिक्रमंद हो गई थी इन लोगों से। अच्छे फैमिली टर्म्स तो अपनी मसरूफियत की वजह से वो दोबारा जा भी नहीं सकी थी। हाय यार, आजकल तो कहीं जाना भी ना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप कहते हो ना कि आप किसी टाइम निकाल के किसी की तरफ चले जाओ, अगले बंदे समझते हैं कि आप वेले तरीन हो और आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई, आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अंदर से जितने मजबूर होते हो ना, ये सिर्फ आप ही जानते हो। जाहिर सी बात है मम्मा, खैर छोड़े, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा चलता रहेगा। मैं एक बार फिर अबराश से इसकी सर्जरी के लिए बात करूँगा। आप बताइए, आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम था?
ज़ाहिर चौहान ने अपनी क्लाई से बंदी कीमती और महंगी रिस्ट वॉच देखी, जहाँ 10 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। हाँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात कहनी थी। तो कहिए क्या बात है? कैनरा से हमारा का फ़ोन आया था। सौलत फ़ारूकी ने बात कहकर बगौर ज़ाहिर चौहान का चेहरा जांचने की कोशिश की, जहाँ इन्हें तो कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा, फिर क्या कह रही थी हमारा आपा? बहुत आम सा लफ्ज़ बोला था। वो अपनी बेटी की शादी कर रही है, मुझे बुलाया। सौलत फ़ारूकी ने खासकर मुझे पर जोर दिया, जो ज़ाहिर चौहान ने नोट कर लिया। वो कुछ देर खामोश रहे। अच्छी बात है, तो आप चली जाइए ना। अंदाज में मामूली सा दुख था, अफसोस था, अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। ज़ाहिर चौहान ने अंदर ही अंदर इसकी टूटने की आवाज़ को दबा लिया। वो अपने दुख को सौलत फ़ारूकी पर शिकार नहीं करना चाहते थे, करके इन्हें कोई एहसास नहीं दिलाना चाहता था। अरे ऐसे कैसे चली जाऊँ आपको इस तरह अकेले छोड़कर? क्या मत मामा, मैं अकेला कैसे रहूँगा? एक डॉक्टर और सर्जन है जिसकी लाइफ सिर्फ बिजी रहती है, कभी किसी हॉस्पिटल में तो कभी किसी हॉस्पिटल में। वो हौले से मुस्कुरा दिया। जो भी है, मगर मैं आपकी शादी करना चाहती हूँ। तो असल मुद्दा ये है। ज़ाहिर चौहान ने पहलू बदला। मम्मा, मैं 46 के लगभग तो हो ही चुका हूँ। इतनी ज़िंदगी गुजर की, बाकी भी गुजरी है ज़िंदगी। आप मेरी फ़िक्र मत करें। आप हमेशा के लिए कनाडा चली जाइए। मेरी ज़िंदगी का मकसद अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, खिदमत, ईमानदारी से शुरू होकर इन्हीं पर ख़त्म होता है। और फिर आप क्यों फजूल की ज़िद बांध रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं शादी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी वजह कम है कि मैं... अच्छा, बस एक और लफ्ज़ नहीं। सौलत फ़ारूकी ने सख्ती से ज़ाहिर चौहान को आगे कुछ बोलने से रोक दिया। की हो गया है ज़ाहिर साहब नू? जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह ने मुझे अपनी बेटी हमारा के 10 साल बाद एक बेटा दिया, जिसके मुझे बहुत अरमान है। मैं राज़ी हूँ अपने अल्लाह की रज़ा पर। फिर भी आप चाहते हैं मेरी शादी हो? एहसास महरूमी, एहसास कमी और एहसास कमतरी ज़ाहिर चौहान पर पूरी तरह हावी हुई थी। जी, मैं फिर भी चाहती हूँ आपकी शादी हो। मैं इस 6 माह के अरसे में हर सूरत आपकी शादी करके हमेशा के लिए कनाडा हमारा के पास चली जाऊँगी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए आप, या मेरा अटल फ़ैसला या हुक्म। सौलत फ़ारूकी के अटल मजबूत अंदाज को देखकर ज़ाहिर चौहान ने खामोश रहना ही बेहतर जाना। कम अज़ कम मुझे ये तो बेफिक्री होगी, सुकून रहेगा कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है। इस वक्त सौलत फ़ारूकी बहुत ज़िद्दी हो गई थी, इसलिए इनको समझाने का काम ज़ाहिर चौहान ने बात के लिए रख दिया। वैसे भी मीटिंग के लिए देर भी हो रही थी। ओके, अब मैं चलता हूँ, रात डिनर पर मुलाकात होगी। और हाँ, ज़ाहिर चौहान खड़े हुए थे, मगर फिर से बैठ के अपने ब्लैक कोट की जेब से अपनी चेक बुक निकाली। इसमें से एक चेक अपने साइन करके चेक फाड़ के सौलत फ़ारूकी को थमा दिया। मामा, इसमें आप अमाउंट लिख लीजिएगा। हमारे आपको इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मेरी तरफ से एक तोहफ़ा समझ के दे दीजिएगा। ज़ाहिर चौहान की आंखों में मामूली सी नमी भर गई, जो इन्होंने बड़ी महारत से सौलत फ़ारूकी से छुपा ली। फिर वहाँ रुके नहीं, सीधा निकलते चले गए। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ होती है आपको, मगर ज़ाहिर आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा। मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, मगर बेबस हूँ, मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। सौलत फ़ारूकी ने एक सर्द सांस खींचा था। इसकी आंखों से गर्म सयाल बहे थे और अपना वजूद खोते चले गए। बरीज़े बीबी, आपकी ड्रेसिंग कर दूँ? मुलाजमा हाथ में फ़र्स्ट एड बॉक्स लिए बरीज़े और सईरा स्कारलवी के मुश्तरका बेडरूम में चली गई। बरीज़े बेड पर नीम दराज लेटी थी। मुलाजमा की आमद पर इसने आंखें बंद आंखें खोली और थोड़ा सा संभल के उठने लगी। इसी असना में सईरा स्कारलवी भी अंदर चला है। इसकी नज़र बरीज़े और फिर मुलाजमा के हाथ में फ़र्स्ट एड बॉक्स पर पड़ी। तुम ये टेबल पर रख दो और जाओ, ड्रेसिंग में खुद कर दूँगा। घर के सारे मुलाजिम तो वैसे भी सईरा स्कारलवी की मौजूदगी में डरे सहमे रहते। हर कदम हर काम सोच समझ कर करते, कहीं कुछ गलती से भी कुछ गलत ना हो जाए, वरना सईरा स्कारलवी के ताप का निशाना बनना पड़ता। सईरा स्कारलवी का गुस्सा, इसका जाहो जलाल, इसका रोब इस कदर था कि हल्के से सुई तक गिरने की आवाज़ नहीं आती, जबकि इसकी बनिस्बत सैयद आगा शहबाज अलवी कदरे अलग मजाज के थे। एक वक्त ज़रूर था कि सैयद आगा शहबाज अलवी का भी एक जाहो जलाल था, गैज़ो गज़ब था। वो घर में होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि चूँ की आवाज़ भी निकाल ले। जिनकी बिल्कुल एक ऐसी मशीन की मानद चल रही थी जिसका रिमोट कंट्रोल सैयद आगा शहबाज अलवी के हाथ में था। मगर बरीज़े के आने से तो जैसे घर में गोया बहार आ गई हो, खुशियाँ खुशियाँ हर सू बिखर गई हूँ। सैयद आगा शहबाज अलवी का सारा गुस्सा, जाहो जलाल, बदमज़ाजी, चिड़चिड़ापन किसी गहरी कब्र में दफन हो गया था। वो अब बहुत खुश रहते थे, हंसते बोलते रहते थे। हम रईज़े की हंसी खिलखिलाती खनकती बातें इतने बड़े घर में गूंजती थी। सारे मुलाजिम बहुत पुरसुकून और खुश थे, बेधड़क हंसते बोलते। कभी कभी तो सैयद आगा शहबाज से भी, अलवी से भी बात कर लिया करते। बरीज़े भी बहुत अच्छी थी और इसका तो खूबसूरत और हसीन के हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। दिन में 3 से 4 बार घर की एक मुलाजमा इसकी कभी सिल के बट्टे से तो कभी सरसों के तेल में रुई भिगो के, तो कभी लाल मिर्च साबित मिर्च से इसकी नज़र उतारा करती। मगर इस हादसे के बाद सारे मुलाजिम अलर्ट हो गए थे। सैयरा स्कारलवी का ख़तरनाक हद तक का गुस्सा, सारे मुलाजिम अपनी जान की सलामती की दुआ मांगने लगे थे। इस वक्त घर की एक मुलाजमा बरीज़े की ड्रेसिंग ही करनी आई थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी इसी की थी जिसे वो खुशी निभा रही थी। बरीज़े की तकलीफ़, इसके दर्द को सबकी फ़िक्र थी, सबको इसका दर्द, इसकी तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ लगती थी। मुलाजमा ने फ़र्स्ट एड बॉक्स वहीं टेबल पर रख दिया और जल्दी से चली गई, जबकि बेड पर बैठी बरीज़े की सिट्टी गुम हो गई। बरीज़ा से तो मौत दा फरिश्ता आ गया। आज इस वक्त घर में ये सोच सोच के इसके औसान गुम होते जा रहे थे। आज घर में तो सैयद आगा शहबाज अलवी भी नहीं थे, वो अपने किसी दोस्त के साथ चले गए थे। अगर सैयद अस्कार अलवी का गुस्सा आ गया तो इसको कौन बचाएगा? चलो पहले तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। सैयद अस्कार अलवी ने अपना फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया, फिर ड्रेसिंग टेबल के पास रखी, आयरन शेड घसीटी और बेड के पास बिल्कुल बरीज़े के सामने रखी। इस पर बैठ गया, फर्स्ट एड बॉक्स उठाया, इसमें से कैंची निकाली। लाओ, पाँव आगे करो अपना।
इसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी हिलने की, सक्कत बाकी नहीं रही थी, सांस भी हल्के हल्के ले रही थी। बरीज़े के पाँव आगे करने पर सैयरा स्कारल्वी ने नज़र उठाकर बरीज़े का चेहरा देखा। बरीज़े, मैंने कहा पाँव आगे करो अपना, आप रहने दीजिए ना, नूरी मुलाजमा कर देगी। बमुश्किल अटक अटक कर डर डर के बिलाकर बोल गई। इसका डर, इसका खौफ सैयरा स्कारल्वी समझ गया। इस दिन जो इसने बहुत गुस्सा किया था वो एकदम याद आ गया इसको। तुम नूरी की नहीं, मेरी जिम्मेदारी, और आज से मैं ही तुम्हारे पाँव की ड्रेसिंग किया करूँगा। लाओ दिखाओ। सैयरा स्कारल्वी ने आराम से इसके पाँव आगे की कैंची से पुरानी ड्रेसिंग काटी और खोलने लगा। सफ़ेद पट्टी पूरी खुल गई, इसको साइड पर रखे डस्टबिन में डाला और इस जख्म से रुई हटाई। दवाइयाँ इतनी अच्छी दी गई थी कि ज़ख्म बहुत जल्द खुश्क होता जा रहा था। ज़ख्म तो तुम्हारा जल्दी ठीक होता जा रहा है, एक काम करो, इसको ऐसे खुला छोड़ दो। सैयरा स्कारल्वी के हाथों में इसके दोनों पाँव थे, वो इसके पाँव पर पड़े ज़ख्मों का तफसीली जायज़ा ले रहा था। ये जाने देखे सोचे बगैर के मुकाबले की जान किस कदर मुश्किल में। ये ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी रूह जिस्म छोड़ देगी। सैयदा स्कारल्वी ने कुछ देर बाद इसका चेहरा देखा तो देखता ही रह गया। इसके बेपनाह हुस्न, होशरबा खूबसूरती के नकूश में नज़र उलझती चली गई। नीली झील जैसी आंखें बंद थी जिस पर घनेरी स्याह पलकों की बाढ़ ने पहरा दिया हुआ था। गुलाबी होंठ धीरे धीरे लरस रहे थे, किसी एहसास को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बेखुदी और बेसाख्ती में सैयदा स्कारल्वी का हाथ इस जानने जाना के खूबसूरत चेहरे की जाने पड़ा। हालांकि ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर बिला इरादा ये जसारत सरजद होगी। सैयदा स्कारल्वी की चौड़ी हथेली की पुष्ट इसके मैदे जैसे रुखसार पर ठहरी और एक खत बनाती चली गई। इस दहकते लम्स पर बरीज़े ने पट से आंखें खोली। इन नीली झील जैसी आंखों में पानी से भरने लगा। सैयदा स्कारल्वी को इसकी मुश्किल में पड़ी जान का एहसास हुआ। इसने जल्दी से अपना हाथ इसके रुखसार से हटा लिया। बेखुदी और बेख्तियारी ने सैयदा स्कारल्वी को खफीफ सा कर दिया, जिसका असर कुछ ही देर रहा। इसकी नज़र फिर से इसके खूबसूरत पैरों पर पड़ी तो अचानक से वो गिफ्ट पायल और चेन लॉकेट याद आया जो इसने इस दिन अपनी अलमारी में ऐसे ही रख दिया था। वो उठा और अपनी वार्डरोब से बैग निकाल के दोबारा से इसके पास आकर बैठ गया। इस दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाया था, मगर तुमने इस कदर गुस्सा दिला दिया कि अपनी इस नादान हरकत करने पर के दे ही नहीं सका। ये देखो। सैयदा स्कारल्वी ने बैग से एक सुरख मखमली केस निकाला और इसमें से पायल निकाली। अभी तो तुम्हारे पाँव सही तरह से ठीक नहीं हुए, इसलिए इन्हें बाद में पहन लेना। ये लो। पायल को वापस इसी सुरख मखमली केस में रखकर बरीज़े की जानिब बढ़ाया। बरीज़े ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। लो, सैयदा स्कारल्वी ने दोबारा से कहा। बरीज़े ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया। इसके डरो खौफ, इसके झिझकने को सैयदा स्कारल्वी ने बगौर देखा। अब तक जो रवैया इसने बरीज़े के साथ इख्तियार किया हुआ था, ज़ाहिर सी बात है तकल्लुफ़ की एक तवील दीवार इनके दरमियान हायल थी। मियाँ बीबी के पाकीज़ा मुक़द्दस और जायज़ रिश्ते में जो बेतकल्फ़ी, जो दोस्ती, मोहब्बत, रस्म, कसम, वादे, हंसी मजाक होता है, वो सब इनके दरमियान मकफूद था। वो तो बस एक रूखी फीकी सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई एहसास, कोई जज्बात, कोई चाहत नहीं थी इनके दरमियान। तो फिर कैसे बरीज़े बिला झिझक, बिला तकल्लुफ़ की बेधड़क ले लेती सैयदा स्कारल्वी से। सही है, जे नजे कुड़ी डरा के रखी हुई है तो कुड़ी तो फिर डरेगी ना। बरीज़े ने सुर्ख मखमली केस में रखी पायल थाम ली तो सैयदा स्कारल्वी ने बैग से गोल्ड की चेन लॉकेट वाला ग्रीन केस निकाला। केस खोला और वो गोल्ड की भारी चेन लॉकेट निकाला और बॉक्स वापस टेबल पर रख दिया। ये बताओ कैसी लग रही है? इसने वो गोल्ड का भारी चेन लॉकेट बरीज़े के खूबसूरत चेहरे के आगे किया। बरीज़े ने झिझकते हुए नीले झील ऊपर को उठाया और नज़र इस लॉकेट पर ठहर गई। दिल की शक्ल में जाली सा खूबसूरत सा लॉकेट, गोल्ड का लॉकेट जिस पर ए बना हुआ था। बिलाशुबा सैयदा स्कारल्वी की पसंद लाजवाब थी। लॉकेट से होती हुई वो नीली कांच सी आंखें इन करे कांच में जा रुकी थी, जहाँ बरीज़े ने पहली बार मोहब्बत और चाहत का ठाठे मारता समंदर देखा। जज्बों का झिलमिलाता अक्स देखा, मगर तादेर वो नीले झील इन करे कांच का मुकाबला नहीं कर सके और वो नीले झील जैसे कांच सुरख अनारी होते आरस पर झुकते चले गए। सैयदा स्कारल्वी ने दिल लूट लेने वाला मंजर बहुत शौक से देखा। जाने आज क्यों दिल बेईमानी करने पर तुल गया था। कोई मीठी दिलकश शरारत जसारत करने पर आमादा था। इसके दिल का समंदर जो साख्त तो जामत था, एक जगह ठहरा हुआ था। इस साख्त तो जामत समंदर में बरीज़े ने पत्थर मार के इर्तियाश पैदा कर दिया था। जहाँ एक तलातम बरपा था, एक तूफान आकर तबाही मचा गया था कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुख्ता दीवारें और पुख्ता दीवारें एक एक करके गिरती चली गई थी। इसको ना कोई शर्मिंदगी थी और ना ही कोई आर महसूस किया था। इस फैसले पर मोहर सबत करने में वो यानी सैयदा स्कारल्वी, जिसको इसके सर्कल में सब कहते थे कि सैयदा स्कारल्वी के सीने में अल्लाह ताला ने दिल नहीं कोई सख्त चट्टान फिक्स कर दी, जिससे टकरा के कोई सिनफ नाजुक खुद को ज़ख्मी तो कर सकती है, खुद को जला के भस्म तो कर सकती है, खुद को मिटा सकती है, मगर सैयदा स्कारल्वी के दिल की गलियों में धड़कनों के सहरा में फूल नहीं खिला सकती। इस बंजर ज़मीन में रोशनी को अपनी मोहब्बत और चाहत का कोई खूबसूरत महल तामीर नहीं कर सकती। वो खुद तो स्कारल्वी के इश्क जुनून में भटकती लैला तो बन सकती है, मगर सैयदा स्कारल्वी मजनू नहीं बनेगा। मगर आज सारे वादे अहद पे मामट्टी के ढेर से बरीज़े ने इसके अंदर शिगाफ डाल ही दिया कि आज वो इसका दीवाना, इसका मजनू, इसके इश्क जुनून में गिरफ्तार हो चुका था। सैयदा स्कारल्वी अभी भी इसके चेहरे के हर नकुश में उलझा हुआ था, बगौर इसको देख रहा था और इसकी जान जोखों में डाल चुका था। वो इस फुल एसी रूम में पसीने पसीने हुई जा रही थी। इसकी घनेरी स्याह पलकें लरस रही थी। इन ग्रे कांच की गहराई से इसकी मौजूदगी से सूखे लब पर जुबान फेरना और कपकपाते हाथ से चेहरे पर आई लटों को कान के पीछे अड़सना
सेहरा स्कारल्वी का कुफल टूट चुका था, इसकी गंभीर खामोशी, साख नज़रें भटक चुकी थी। ख्वाबों से निकलकर वो होशो हवास की दुनिया में वापस लौट चुका था। नज़रें अब हाथ में पकड़ी गोल्ड की चेन और लॉकेट पर पड़ी तो खुद ब खुद धीरे से मुस्कुरा दिया। लाओ, ये मैं खुद तुम्हारे गले में पहना देता हूँ। वो चेयर से उठा और इसके पास आ बैठा। नहीं, मैं खुद ही। आ सेहरा स्कारल्वी ने इसके हिलते गुलाबी होठों पर अपनी गश्त शहादत रख दी। बरीज़े की दिल की धड़कन ज़ोर शोर से पसलियों से टकराने लगी। सेहरा स्कारल्वी की हरकत बिल्कुल बेइख्तियारी थी, जिस पर सेहरा स्कारल्वी को रत्ती भर भी पशेमानी नहीं थी। मुझे पता तुम रख के भूल जाओगी, इसलिए इसको पहनाने का हक मैं अपने पास महफूज रखता हूँ। तो फिर पाला पढ़ाई क्यों सीधे हाथ ने बेच। और फिर सेहरा स्कारल्वी के दोनों हाथ बरीज़े की साफ़ और शफाफ गर्दन की तरफ बढ़े। वो आगे बढ़ा था और बरीज़े को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। सेहरा स्कारल्वी ने अपने इश्क व मोहब्बत की निशानी में इसको कैद कर लिया, ज़िंदगी भर के लिए अपनी चाहत का अमीन बना लिया। वो हुक लगाकर हटने ही लगा था कि नज़र फिर से बरीज़े के साफ़ शफाफ गर्दन पर जा रुकी कि वापस आने को तैयार ही नहीं थी। दिल ज़िद्दी शौक़ सी शरारत पर मायल हुआ। दिल ज़िद करना चाहता था, हल्की से जसारत करना चाहता था। इसने अपने ज़िद्दी दिल की सुनी और इसकी साफ शफाफ गर्दन पर झुकता चला गया और वहाँ से अपने प्यार की छोटी सी दास्तान तहरीर कर दी, बिना मुकाबिल की इजाज़त लिए, बिना मुकाबिल के चाहने न चाहने की परवाह किए। बरीज़े ने सख्ती से आंखें मींच ली, सांस रोक ली। सेहरा स्कारल्वी से ऐसी हरकत करने की कतई कोई उम्मीद जो नहीं थी, हमेशा से इसको रोबत दबंग अंदाज में दिखती चली आई थी। एकदम से बदला बदला रवैया, शौक सा अंदाज, कोई फसू खेज लम्हा जो इसको अपने हसार में बांध गया। इसके गिर्द एक डोर खींच गया था, जिसका एक सिरा इसके हाथ में था तो दूसरा सेहरा स्कारल्वी के हाथ में। वो जो अकड़ू तूफान बना रहता था, घर में किसी आंधी ज़लज़ले की तरह आता था, मगर आज अभी इस वक्त बारिश की पहली बूंद, शबनम के पहले पाक साफ शफाफ कतरे की माने जिसको अपने प्यार की चाहत से भिगो दिया था। सेहरा स्कारल्वी ने चेहरा ऊपर उठाया था और इसके चेहरे को देखा। बरीज़े ने आंखों को सख्ती से मींचा हुआ था, बिल्कुल बिरा रहा था, बेसाख्ता। सेहरा स्कारल्वी ने अपनी दोनों मजबूत चौड़ी हथेलियों में इसका खूबसूरत चेहरा भर लिया। वो तो खुद अनजान था, बेखबर था अपने दिल की धड़कती धड़कनों से, जो सिर्फ एक ही राग अलाप रही थी, एक ही नाम की माला जप रही थी। ये चेहरा हसीन तरीन जो इसकी आंखों में ख्वाब से जाने लगा था, इसकी अधूरी ज़िंदगी मुकम्मल करने लगा था, इसकी रूखी फीकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने लगा था, बहारें फूल कलियाँ खिलाने लगा था। सेहरा स्कारल्वी के नरमी से लमस पर झुकी सजदा रेज़ लरसती घनेरी पलकें। सेहरा स्कारल्वी ने चेहरा ऊपर उठाया और इसके चेहरे को देखा। बरीज़े ने आंखों को सख्ती से मींचा हुआ था, बिल्कुल बिला इरादा, बेसाख्ता। सेहरा स्कारल्वी ने अपने दोनों मजबूत चौड़ी हथेलियों में इसका खूबसूरत चेहरा भर लिया। वो तो खुद अनजान था, बेखबर था अपने दिल की धड़कती धड़कनों से, जो सिर्फ एक ही राग लाप रही थी। वो लगता है मैंने 2-3 लाइन रिपीट कर दिए, चलो कोई नहीं। एक ही नाम की माला जप रही थी। ये चेहरा हसीन तरीन जो इसकी आंखों में ख्वाब से जाने लगा था, इसकी अधूरी ज़िंदगी मुकम्मल करने लगा था, इसकी रूखी फीकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने लगा था, बहारें फूल कलियाँ खिलाने लगा था। और मैंने लगा था मैं पहले भी पढ़ लिया। सेहरा स्कारल्वी ने नरमी से लमस पर झुकी सजदा रेज़ लरसती घनेरी पलकें इसने धीरे धीरे ऊपर उठाई। नज़रों का तसादम बेहद जानदार था, एक में दिलकशी थी, करार था, मोहब्बत थी, इश्क था, जुनून था, तो दूसरी आंखों में बेयकीनी थी, बेबसी थी। हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, हाँ तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी। सेहरा स्कारल्वी का फ़ोन इसी लम्हे बजा जिस पर इसने गाने की टोन लगाई हुई थी। माँ सदके जाए, आर्मी ऑफिसर तो गाने की टून देखो तुम ही हो ला के बैठा है। अच्छा जी, होता है क्या फ़ौजियों का दिन में दिल नहीं होता? ला साडा की जांदा। गाने के बोल इसकी आंखों में चमकते रोशन ख्वाबों का सबूत थे। आपका फ़ोन बज रहा है। बहुत मुश्किल से, बेहद कोशिश से बरीज़े ने टूटे फूटे जुमले कहे थे। इसकी वजह फ़ोन की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की, क्योंकि सेहरा स्कारल्वी जो चाहता था, जो इशारा दे रहा था, जो समझाना चाह रहा था, बरीज़े इसके लिए कतई तौर पर राज़ी नहीं थी। अभी खुद को यकीन दिला ले, ये जो हो रहा है वो एक ख्वाब नहीं, एक जीती जागती हकीकत है, जिसकी ख्वाबों की ताबीर नहायत ताबनाक और खूबसूरत है। सेहरा स्कारल्वी का हसार टूट चुका था, वो इस ख्वाब से जाग चुका था। बरीज़े की खूबसूरती के सहर से वो नज़रें आज़ाद हो चुकी थी। इसने आहिस्ती से इस दिलरुबा चेहरे से हथेलियाँ पीछे की और नज़र साइड टेबल पर अपने मसलसल बजते फ़ोन पर जा ठहरी। इस कॉल करने वाले से वो चंद लम्हों के खूबसूरत हसार में खो के अपना मकसद फरामोश कर बैठा था। इसके जहन के पर्दे में किसी फिल्म की तरह सब चलने लगा। चेहरे पर बेहद संजीदगी ने घर कर लिया। आंखों की चमक मत्थम हो चुकी थी, होठों की शरीर खूबसूरत पुरशौक मुस्कुराहट लबों की तराश में दम तोड़ चुकी थी। फिर वो वहाँ रुका नहीं, फ़ोन उठाए बगैर फिर कोई बात किए बरीज़े की जानिब देखे वो बेडरूम से निकलता चला गया। अब भी नहीं,
अभी कैसे मैं यकीन कर लूँ, कैसे मान लूँ कि मेरी ज़िंदगी का चमकता रोशन सितारा जो मुझे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने मजबूत हसार की गिरफ्त में महफूज रखेगा। जब से शौर संभाला एक ही नाम की गिरदान हुई है, मेरी नस नस में एक ही नाम को खून में दौड़ा दिया गया। पल पल लम्हा लम्हा उठते बैठते खाते पीते यहाँ तक कि ख्वाबों में भी इसी की पहरेदारी थी। यही इसको बताया गया था कि और यही इसको सिखाया गया था कि यही मेरी खलवत जलवत का सियाती है। तुम पर, तुम्हारे जिस्म के रवां रवां पर, यहाँ तक कि तुम्हारी रूह तक भी सिर्फ एक ही शख्स का हक है। तुम यहाँ रह रही हो, जी रही हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तो ये सब इसी एक शख्स की मरहून मिन्नत है। इसी के लिए तुम्हें जीना और इसकी खातिर तुम्हारी मौत होगी, वो कोई और नहीं, वो शख्स है सैड बड़ाइच। हाँ, सैड बड़ाई चीज़ की रगों में नफरत बनकर बहता था। असकार, मुझे अपनी इस नफरत की गिरफ्त से आज़ाद होने दीजिए, इसके खौफ से, डर से रहा होने दें। मेरे कदमों में जो बचपन से सैड बड़ाइच के नाम की जंजीर बंधी है, इसको टूट जाने दें। मैं जब भी आपकी तरफ कदम बढ़ा सकती हूँ, आपका हाथ थाम सकती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ, मगर सैड बड़ाइच का खौफ, इसका डर आज भी मेरे अंदर पूरी तरह से, पूरे दम तराक के साथ जिंदा है। मैं इसको सोचती हूँ तो बेबस में मजबूर हो जाती हूँ, हार जाती हूँ। डर लगता है कि वो कहीं से आ जाएगा और चील की तरह झपट्टा मार के अपने नुकीले पंजों के शिकंजे में जकड़ लेकर मुझे उड़ा ले जाएगा। वो इस सब खुद से कहती हुई दोनों हाथों में चेहरा छुपा के फूट फूट के रो रही थी। सेरस कारवली घर से निकल के सीधा जाकर हयात के घर पर आया, जहाँ वो और सहर बानो इसका इंतजार करते। मैं कब से तेरा इंतजार करती, मुझे और भी कहीं बहुत से काम है, मगर तूने मेरे धंधे का टाइम निकाल दिया, बहुत नुकसान करा दिया मेरा। सहर बानो अपने मखसूस अंदाज में ताली बजाकर बोली। जाकर हयात एक नज़र सहर बानो पर डालकर सेरस कारवली की जानिब बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, इसने मसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा। वालेकुम अस्सलाम, सेरस कारवली ने जवाबी कार्रवाई करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा सारा नुकसान मैं पूरा करूँगा। तुम ये बताओ, जो काम तुमको करने के लिए कहा था, इसका क्या बना? सेरस कारवली सहरबानो के सामने वाले सोफे पर विराजमान हो गए। जाकर हयात ने अपने वफादार मुलाजिम से कुछ चाय नाश्ते के लिए कह दिया और फिर से सेरस कारवली के बराबर वाले सोफे पर बैठ गया। हाँ, तो इसी के लिए तो आई हूँ मैं। सहरबानो ने अपने टिश्यू के दुपट्टे, जिस पर गोल्डन जड़ा गोटा चारों तरफ लगा हुआ था, इसको कान के पीछे अड़सा। अनीक वादी इस वक्त दुबई में, वहाँ की स्मगलिंग, जिस्म फरोशी, इंसानियत का सारा धंधा वो संभाल रहा है, और ये काम इतने खुफिया और राजदारी से सर अंजाम दे रहा है कि किसी को कोई शक व शुबा नहीं। वहाँ का आम बाशिंदा ये बात नहीं जानता कि इनके बीच इनके साथ रहने वाले शख्स अनीक वादी कितना बड़ा करप्ट और जराइम में मुलव्वस है। इन्हीं के साथ रहकर, इनके बीच रहकर इनकी जड़ों को ना सिर्फ कमज़ोर कर रहा है, बल्कि काट भी रहा है। अनीक वादी दुबई में, ये बात कौन कौन जानता है? मेरा ख्याल है शायद कोई नहीं। ये ठीक कह रहा है, अनीक वादी की दुबई में मौजूदगी किसी के इल्म में नहीं। जाकर हयात ने सहरबानो की तायद की थी। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कैप्टन जाकिर? सैयद कारलवी ने जाकर हयात की तरफ सवाली नज़रों से देखा। आज सुबह मेरी शबनम से बात हुई थी, वहाँ से नीता भाई बहुत परेशान है अज़ाबेला और नीक वादी को लेकर। मगर एक बात और भी ये बताई कि सलमान बहुत मुतमईन और खुश है, बल्कि पुरसुकून भी, क्योंकि यहाँ का सारा काम इसको संभालने के लिए दे दिया गया। और मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि इन सब मोहरों की डोर एक ही शख्स के हाथ में, सैड बड़ाइच। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने सरस्कार, सैड बड़ाइच ही असल मोहर है, जो इन सबको ना सिर्फ अपनी उंगलियों के इशारों पर चला रहा है, बल्कि इनकी शाखें दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। ठीक कहते हैं आप जाकिर। इसी दौरान जाकर हयात का वफादार मुलाजिम ट्राली खींच के लिया, जिसमें चाय के साथ कबाब, समोसे, चिप्स वगैरह रखी हुई थी। सहरबानो ने बिना किसी तकल्लुफ़ के भी शीशे की ट्राली अपनी जानिब खींच ली। भाई इतनी देर दी बैठी इंतजार कर रहे हो, सहरबानो तो हक नहीं बनता खान दा। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लूँ, फिर तुम लोगों को और कुछ बताती हूँ। सहरबानो ने खाली प्लेट में 2 कबाब, 2 समोसे, बहुत सारी चिप्स भर ली, बल्कि प्लेट से नीचे चिप्स भी गिर रही थी। और प्याले में से जिस बेसब्री और जल्दबाजी तरीके से चटनी निकाली गई, वो ना सिर्फ शीशे की ट्राली पर गिरी, बल्कि नीचे कालीन को और इसके चमकीले भड़कीले कपड़ों को भी दागदार करके। बिना इन दोनों की तरफ देख के चपड़ चपड़ करके खाना जो शुरू किया, तो 5 मिनट के अंदर अंदर प्लेट साफ़ कर दी। अब बारी चाय की थी। चाय का कप उठाया और सुड़ सुड़ के तेज़ आवाज़ में वो भी सारी हलक में चढ़ा ली। इसके खाने के अंदाज से सैयद कारलवी को अजीब सी कराहियत आई थी, इसलिए इसने अपना सेलफोन निकाल कुछ चेक करना शुरू कर दिया, जबकि जाकर यार टोके बिना नहीं रह सका। आराम और तसल्ली से खा लो, इतनी जल्दी भी क्या? ना बाबा ना, एक तो मुझे भूख बहुत लगी और दूसरा मेरे साथी मेरा वेट कर रहे होंगे। इसने कप रखा और अपने हाथ की पुष्ट से अपने सुर्ख होंठ साफ किए। इसकी डार्क ऑरेंज लिपस्टिक ना सिर्फ इसके हाथ की पुष्ट पर लगी, बल्कि इसका बदसूरत चेहरा मजीद अजीब तासुर दे रहा था। जाकर याद ने टेबल से टिश्यू बॉक्स उठा के उसको दिया। ओह! सहरबानो टिश्यू लेकर निकाल कर और फिर अपने छोटे से गुलाबी क्लच से शीशा निकाल कर अपना चेहरा साफ करने लगा। सर चाय ले लें, ठंडी हो जाएगी। जाकर हयात को सैयद कारलवी का ख्याल आया। नहीं, मुझे किसी शय की तलब नहीं। सैयद कारलवी ने फ़ोन ऑफ किया और एक सांस खींच कर सहरबानो को देखा, जो शीशा सामने के अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। जाकर हयात समझ गया, इसलिए इसने ज़रा स्टार्ट नहीं किया। हाँ पूछो, क्या पूछना है? अज़ाबेला का। अज़ाबेला को सैड ब्राइट ने बहुत ही खुफिया जगह छुपा के रखा, और हाँ कहाँ ये कोई नहीं बता सकता, वो किस हाल में, इसका भी किसी को कोई इल्म नहीं। मगर एक ख़ास बात पता चली कि सैड ब्राइट का स्विट्ज़रलैंड की किसी समंदरी जगह पर एक जजीरा है। वहाँ इसने अपनी जन्नत बनाई हुई है। वहाँ जाना ना सिर्फ मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इतनी सख्त पहरादारी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ कुछ ऐसी दीवारें, ऐसी जालियाँ खड़ी की हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट 1000 वोल्ट से ज़्यादा रेंगता है। तो अब समझ जा कि वहाँ कोई ज़ीरो तो क्या, कोई परिंदा भी पर क्यों नहीं मार सकता। सैयद कारलवी ने पुरसोच नज़रों सिर्फ हूँ कहने पर इक्तफा किया।
वहाँ सिर्फ और सिर्फ सैड ब्राइज की हुकूमत चलती है। वहाँ पर हर शख्स सैड ब्राइज के बगैर सांस भी नहीं ले सकता। वो सैड ब्राइज की जन्नत है जहाँ इसने हर मुल्क की हसीन से हसीन तरीन नौ उम्र लड़की अपनी खिदमत गुजारी के लिए रखी है। वहाँ शराब शबाब दोनों है, वहाँ हुस्न और खूबसूरती ख़त्म है। सैड ब्राइज को अच्छी है, मुकम्मल परफेक्ट चाहिए, बदसूरत और दागदार चीज़ें इसको कतई पसंद नहीं, फिर वह चाहे इंसान हो या मादी शय। सैड ब्राइज के बारे में तुम इतना कुछ तफसील से कैसे जानते हो? इतनी अंदर की रिपोर्ट कैसे हासिल कर ली तुमने? जाकर याद पर तो हैरतों के पहाड़ टूटे थे। इतना कुछ तो वो भी नहीं जानता था जितना एक ख्वाजा सरा जानता था। कैसे इसने ये सब कर लिया? देख भाई, कैसे, क्यों, कब, ये सारे लफ्ज़ मुझसे मत कर। तुझे मुझसे नहीं, मेरे काम से मतलब होना चाहिए। सैर बानो ने तो बिना डरे बिना किसी खौफ के जाकर हाथ को झाड़ पिला दी कि अपना बेचारा अपना सा मुँह लेकर आ गया। हूँ आराम है बई, आराम ना तेन इंडी इन्फॉर्मेशन ने भी तेन फिर दी पई कि इन्फॉर्मेशन कितों आई। अंब खा गुठलियाँ ना गिन। चल भाई, अब मैं चलती हूँ, फिर कोई काम हो तो बता देना। सैर बानो अपना गुलाबी ग्लास झिलाती हुई खड़ी होगी। ओके, 1 मिनट। सैलस कालवी ने अपना वॉलेट निकाला और 5,000 के 2 नोट इसके आगे बढ़ा दी, जिसको सैर बानो ने ठमकते मटकते लचक चहक कर थाम लिए थे। थैंक्स मदद करने के लिए। सैलस कालवी ने संजीदगी मगर मशकूर नज़रों से इसको देखा था। तू थैंक्स मत बोल, भले मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, मगर अपने मुल्क, अपनी पाक सरजमीन के लिए, इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आम ख्वाजा सरा की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। मैं कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। काजल आई शेडो से भरी आंखों में अपने पाक वतन के लिए जज्बा था। बेशक तुम्हारी हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। फिर जहरबान वहाँ रुकी नहीं, बाहर निकल गई। सर, बहुत हैरत हो रही है मुझे, ये कैसे इतनी तफसील से अंदर की रिपोर्ट ला सकता है? जाकर हयात के चेहरे पर अभी भी हैरानगी भरे सवालात रखसा थे। इस काम के लिए सहरबानो का इंतखाब करना मेरे लिए कतई तौर पर गलत नहीं था। सहरबानो ने इतनी मेहनत जद्दोजहद की है कि इस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए इसका अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। इसने ना सिर्फ हमारा बहुत साथ दिया बल्कि बहुत मदद भी की है। ठीक कहते हैं सर आप। फिर आगे का लाहेमल क्या होना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए हमें? फिलहाल तो मुझे किसी तरह इस जजीरे तक पहुंचना है, वो कहाँ है, किस जगह, ये पता लगाना है। मगर सर, ये काम बहुत मुश्किल है, कदम कदम पर ख़तरा है, और ख़तरों से खेलना हमारा ना सिर्फ शौक बल्कि पेशा भी है। सैड ब्राइज अभी मुझे जानता नहीं है, ना ही ठीक से पहचानता है। सैड ब्राइज की हद इसकी सोच जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से मेरी सोच और मेरी हद शुरू होती है। ये तो मेरा खुद से भी अहद है और वादा भी कि सैड ब्राइज को मैं यहीं लाकर मारूंगा और इसी इबरतनाक अजियतनाक मौत दूंगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। सीरस कारलवी के संजीदा चेहरे पर नफरत के बहुत से रंग थे। तुम फिलहाल मेरा एक काम कर दो, मुझे एक प्राइवेट बोट की ज़रूरत है, इसका अरेंज करें। ओके सर, हो जाएगा। और सर, सलमान का क्या करना है? इसको अभी और आगे तक जाने दो, मौका मिलते इस पर जाल फेंक देंगे। और सर सुनीता भाई, इसके तो बहुत हिसाब है, एक एक करके उतारूंगा, मगर अभी ज़रा ये बड़ी मछली हाथ लग जाए, छोटी मछलियाँ खुद ही जाल में फंसती चली जाएंगी। सर, अगर आप माइंड ना करें तो एक पर्सनल सवाल कर सकता हूँ? बहुत झिझकते हुए जाकर हयात ने पूछा। जी पूछिए। सर, हम जानते हैं कि सुनीता भाई परेशान भी और ज़ख्मी शेरनी भी बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी टेंशन बरीज़े भाभी को भी लेकर है, जो इसने अभी तक ना ही सलमान से डिस्कस किया, ना ही शबनम से। इसने यकीनन अपने तौर पर बहुत ढूंढा भी। अनीक बहादुर और ज़बेला ने बरीज़े भाभी को तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इस सवाल को पूछने के लिए तमीद बांध रहा था। आप असल मौक़िफ़ की तरफ आएंगे? सर, कहीं इसको आपके दादा चंद सैयद आगा शहबाज अली पर शक तो नहीं गुजरेगा? जाकिर, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मगर हाँ, शक हो सकता था अगर हम इसका भी इंतज़ाम नहीं कर लेते। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कैप्टन जाकिर के दादू अभी भी सनीता बाई के अकाउंट में हर माह 50,000 ना सिर्फ डलवाते हैं बल्कि फ़ोन करके वैसे गुस्से और धमकियों में बात करते हैं जैसे बरीज़ा के मिलने से पहले करते थे। वो अभी भी मिन्नत समाजत से लबो लहजे में सनीता बाई से बात करके, इसका मतलब ये नहीं कि वो या हम इनसे डरते हैं। सिर्फ असल मकसद ये है कि सैड ब्राइज अलर्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इस बार वो मेरे हाथों से निकले। नहीं सर, इंशाल्लाह इस बार सैड ब्राइज हमारे हाथों से बाहर नहीं निकलेगा, जाकर याद ने पुरज़म लहजे में कहा, और इरादा पुख्ता और सोच मजबूत और मंजिल मिल ही जाती है। आहो भाई, एडी मेहनत कर दे पे हम तो मिलनी बनती मंजिल। एनी टेंशन? सेरस कालवी ने हौले से मुस्कुराते हुए जाकर हयात को देखा। नो सर। तो एक काम करें, अच्छी सी चाय पिलाएं। जी बेहतर सर, अभी हाजिर। जाकर हयात भी धीरे से मुस्कुरा दी, ट्राली लेकर अंदर किचन की जानिब चल दिया। इस्लामाबाद के पुरफिज़ा मुकाम सरसब्ज़ वादी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिस पर सफ़ेद सफ़ेद गाले जैसे बादल रखे हुए थे, कि हाथ में लो तो शबनम के शफाफ मोती के कतरे जैसे लगते। ठंडी ठंडी मीठी सी हवाएं मट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू सांसों को मअतर और खुशगवार करी थी। इस पर मौसम सुहाना के हल्की हल्की बर्फबारी ने मूड को खुशगवार बनाकर दोबाला कर दिया, मज़ा तो बाला कर दिया। दिल सरमस्तियों में सर धुन रहा था, मचल रहा था इन ठंडी मीठी हवाओं में। इन सब्ज़ वादियों के बासी बन जाओ, हर शय से बेखबर बेपरवाह उड़ते चले जाओ। सच ऐसा हसीन दिल मौसम दिल लुभाने लगता है, ऐसा दिलकश हसीन मंजर नज़रों को जकड़ लेता है। जैसे दिखी का दिल बेकाबू हुआ जा रहा था बाहर निकलने को, मगर सुबकीन हैदर तिरमिज़ी ने रोक रखा था, वरना कब की बाहर निकल कर हसीन मनाजिर के मज़े लूटती। यार क्या बोरियत है भाई, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। चुप करके बैठी रहो। हवाएं देखिए किस कदर सर्द ठंडी हैं, ऊपर से हल्की हल्की बर्फबारी ने कसर पूरी कर दी। सुबकीन हैदर तिरमिज़ी ने आंखें दिखाकर डपटा। हैरत होती है मुझे, शादी होगी तुम्हारी, मैं तो समझी थी कि गरमा की संगत में कुछ रोमांटिक हो जाओगे, मगर लगता है गरमा को भी अपने जैसा आदम बेजार कर दिया। इस वक्त सुबकीन हैदर तिरमिज़ी की सख्त जहर लग रही थी। हाँ, तुम्हें तो बताऊंगा कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। जैसे दीकी को हल्के से घूरा। बताने की जरूरत भी नहीं है, वो साफ नजर आ रहा है। इसने तनक कर कहते हुए पास बैठी गनमा को देखा। गनमा जी?
तुमको कभी ऐसे मौसम में ट्रैक नहीं करता? नहीं, इसने साफ इनकार किया। हालांकि वो तो ऐसे मौसम की दीवानी थी, ऐसे दिल लुभाने वाले मनाजिर की शुदाई थी। सबरीना और खाकान तिरमिज़ी के साथ कितनी बार वो खास इस मौसम में इस्लामाबाद आती और खूब दिल भर के इंजॉय करती, सेल्फी लेती, मगर जब दिल ही मुर्दा हो जाए, ज़िंदगी मुरझा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सही मिली हो। लेकिन भाई मुझे कभी बोर नहीं होना और ना ही ऐसे मौसम को मिस करना है। मैं तो जा रही हूँ। नीचे सदीकी दोनों हाथ झाड़ के खड़ी हो गई। 2 दिन हो गए मैं यहाँ है, तुम्हारा दिल अभी तक नहीं भरा? सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी ने इसको बाहर जाने के लिए पट तोड़ते देखा। बिल्कुल भी नहीं, और मैं अकेली नहीं जा रही, तुम और गनमा भी मेरे साथ चलो। हद है, नई नई शादी हुई, तुम कुछ तो जाम होना चाहिए, कुछ एंजॉयमेंट। ये कि रुकी पी की ज़िंदगी गुजारो। चलो गनमा खड़ी हो। इसने गुमसुम सी बैठी गनमा का हाथ थामा। मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ रिजा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। इनफैक्ट मैं तो यहाँ इस्लामाबाद भी नहीं आना चाह रही थी। मामा ने बहुत ज़िद करके ज़बरदस्ती मुझे भेजा आप लोगों के साथ, वरना मैं यहाँ आप लोगों के बीच खुद को बहुत मिसफिट महसूस कर रही हूँ। गनवा ने साफ खरा जवाब दिया। अंदाज़ इस कदर सर था कि रिजा सिद्दीकी की फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी इसको ऑफर दोबारा देने की, और यही अंदाज़ गनवा का सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी को खास पसंद नहीं आया। क्या था, दिल रखने को कह रही थी, मगर इसकी अज़ाइम तो नहायत ही मजबूत है कि वो हर सूरत सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी की नफ़ी करेगी। चलो कोई बात नहीं सुबकीन, तुम चलो मेरे साथ। ओके चलो। अब वो इस कदर मिन्नत से नमाज़त कर रही थी, पागल दीवानी हुई जा रही थी ऐसे मौसम को एंजॉय करने की। हाय हाय, आखिर बजे मेरा पैर जाके। तो वो इसको मायूस नहीं कर सका, और फिर वो चाहने कब वापस कनाडा चली जाए। हाँ चलो। और फिर वो जाने कब वापस कनाडा चली जाए। हाँ चलो। बच्चों की तरह खुश होती हुई उसका हाथ थामे ग्रास स्टोर से बाहर निकली। कनवा की नज़र रीजा सिद्दीकी के हाथ पर जा ठहरी, जो इसने सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी के बाजू पर रखा हुआ था। गुड मॉर्निंग। निखरा निखरा फ्रेश सा नदीम बलोच वहाँ आकर बैठ गया, मगर गनमा ने कोई जवाब नहीं दिया। नदीम बलोच ने बगौर इसका चेहरा देखा। वो किसी बहुत गहरी सोच में थी। सोचों का घेरा इस कदर गहरा था कि इसको पता भी नहीं चला, ना ही महसूस किया कि नदीम बलोच इसके साइड वाले सोफे पर विराजमान हो गया था। 2 दिन हो गए थे गनवा को मसाज। इसने हर वक्त एक खौल में कैद देखा था। अभी इसकी नई शादी हुई थी, मगर आम नई नवेली दुल्हनों वाले ना तो कोई मजाज थे, ना ही नखरा। यहाँ तक कि वो ये भी नोट कर चुका था कि सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी और गनवा के बीच कोई हंसी मजाक, कोई छेड़छाड़, रोमांटिक जुमले कुछ भी नहीं था। क्या वो ज़बरदस्ती की शादी निभा रही है, ज़बरदस्ती का जी रही है? कुछ तो बात है। गनवा के चेहरे पर वो चमक, वो मुस्कुराहट भी मकफूत थी जो अपने शौहर को देख कर आनी चाहिए। गनमा भाभी, नदीम बलोच ने होले से पुकारा। जी। गनमा बुरी तरह से चौंक कर रह गई और नदीम बलोच को देखने लगी। अरे आप कब आए? होंठों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट थी। अभी एक्चुअली पूरी रात मॉडलिंग का शो चलता रहा, इसलिए थकावट बहुत हो गई तो देर तक सोता रहा। हैदर और रिजा कहाँ है? इसने इधर उधर नजरें घुमाई। वो रहे दोनों। गनवा के इशारे पर इसने ग्लास डोर के पार देखा। मौसम बड़ा सुहाना और दिलकश हो रहा था। हंसती खिलखिलाती बर्फबारी को अपनी हथेली में बढ़ती रिजा सिद्दीकी जैसे इसी मौसम, इसी मंजर का एक हिस्सा ही तो लग रही थी। रेड कुर्ती, ब्लैक जीन्स पर गोल्डन शोल्डर कट बाल की पोनी टेल बनाई हुई थी। नदीम बलोच को इस पर इतनी अच्छी लगी कि दिल शिद्दत से चाहा उसको अपने दिल में छुपा के कहीं बहुत दूर ले जाए। आज वैसे अपनी पसंदीदगी भी जाहिर कर देगा। एक्सक्यूज़ मी। कनमा को जाने के इस वक्त सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी का इस तरह रिजा सिद्दीकी के साथ होना, सेल्फी लेना, तस्वीर उतारना, रिजा सिद्दीकी का सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी के शाने पर हाथ रख के कुछ कहकर मुस्कुराना, हंसना क्यों बुरा लगा था। दिल में एक हसद की हल्की सी चिंगारी क्यों जल उठी थी। आंखों के मनाजिर क्यों चुभने लगे थे, जैसे किसी ने आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया हो। वो मज़ीद यहाँ बैठ कर खुला तमाशा नहीं देख सकती थी। अपने इस नासमझ में आने वाले एहसासात को उभरते जज्बात को संभालती हुए खड़ी हुई बगैर नदीम बलोच की तरफ देखे वहाँ से अपने बेडरूम की जानिब चलती। नदीम बलोच खड़ा हो गया। वो जो मतवातर रिजा सिद्दीकी को चाह से तक रहा था, अपने दिल की उमड़ती धड़कनों को बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अरे शुक्र यार, तुम आगे लो, तुम संभालो, अब मेरी तो जान आ गई है, जान को आ गई है लड़की। सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी ने तो शक्कर भरी नजरों से नदीम बलोच को देखते हुए रिजा सिद्दीकी का सेल फोन इसको थमाया। बस बातें बनवा लो, दफ़ा हो जाए यहाँ से, बोर इंसान। चलो नदीम, हम आगे तक चलते हैं। रिजा सिद्दीकी ने अपनी नाजुक हथेली का मुक्का बनाकर इसके कसरती बाजू पर मारा और बिला तकल्लुफ़ नदीम बलोच का हाथ थाम लिया। सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी हौले से मुस्कुराता अंदर की जानिब चल दिया। हाल कमरे का वो हिस्सा देखा जहाँ वो गनमा को छोड़ के गया था, मगर अब वो जगह खाली थी। गनमा कहाँ गई? गनमा। सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी ने हौले से दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से जवाब न दारद। सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी ने नाव पर हाथ रखा तो दरवाज़ा पूरा खुलता चला गया। वो अंदर बढ़ गया। गनमा। फिर पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं। बेडरूम भी खाली था। इसने वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम में चेक किया, मगर वहाँ भी नहीं थी। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार उभरने लगे। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई। वो टेरेस पर गया। नीचे झाँका, लॉन में भी खाली था। वो वापस पलटा कि अचानक नज़र सामने चौड़े रोड पर पड़ी। ब्लू एंड पिंक इम्तिजाज के कॉटन के सूट पर मुल्तानी शॉल में लिपटी आहिस्ता आहिस्ता जाती वो यकीनन गनवाई थी। वो खुद पर जितना गुस्सा करता, जितना अफसोस करता कम था। वो कैसे पल भर के लिए भी बेखबर हो गया गनमा से। सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी तेरी से नीचे उतरा। वो घर के पिछले वाले दरवाजे से निकली थी। अगर सामने वाले दरवाजे से निकलती तो वो ज़रूर देख लेता। जल्दी जल्दी बड़े बड़े डग भरता वो गनमा तक पहुंचा और इसकी राह में हाइल हो गया। गनमा, ये क्या हरकत है? जानती हूँ मैं किस कदर परेशान हो गया था। सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी ने बड़ी बेकरारी से इसको दोनों इशारों से थाम लिया। हाउ डियर यू, आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? मना किया ना कि मेरे करीब मत आया करें। आपकी समझ में कोई बात नहीं आती? गनमा ने नहायत नफरत से कहते हुए सुबकीन हज़रत तिरमिज़ी के हाथ बुरी तरह झटके। आती है समझ, मगर मैं नहीं समझना चाहता। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुमको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? कब तक मुझे सज़ा देती रहोगी? थक जाओगी मेरी जान, बस कर लो।
सबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी ने फटे जज्बात से कहते कहते एकदम से आहिस्ती से कहा और इसके सुरखारस पर अपनी चौड़ी हथेली फेरी। मुझसे इन वाहियात और बेहुदा लफ्ज़ों में बात मत किया करें। सबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी का इसको मेरी जान कहना सख्त नागवार गुजरा, जिस पर वो हौले से मुस्कुरा दिया। सच, तुम जब इस तरह बात करती हो, नाराज़गी दिखाती हो, मुझे तुम पर बड़ा मज़ीद प्यार आता है। मेरी वारफ्तियाँ मज़ीद बढ़ती हैं। तुम मौका नहीं देती हो कि तुम पर अपनी मोहब्बत, इश्क व जुनून का सबूत दूँ। सारे सबूत, अगर सबूत ही देना तो इतने शौक़ उभर हैं तो जाइए अपनी रिजा सिद्दीकी के पास, इसको देंगे सारे सबूत। गनमा ने कैसे में घूर कर देखा, ना सिर्फ बल्कि इससे फासले पर से दूर भी हटी थी। अग क्यों लग रही जे तू तो मुँह नहीं लांदी बंदे पे, तुझे बंदा जो किसी होर दे नाल जा रहा तो तेनू अग क्यों लग रही भाई? मामला संगीन है। ओ रिजा, सबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी ने नाम दोहराते हुए अपना सर पीट लिया। ओह आई सी, तो बीवी वाली जेलसी हो रही है यार। तो कहना चाहिए था ना कि तुमको रिजा को मेरे साथ हंसी मजाक करना अच्छा नहीं लगता। शरीर मुस्कुराहट लबों पर थी, और जी तेरी शरीर मुस्कुराहट है ना, उनके दो चार जुमले नहीं मुझे लेनी। अल्लाह भाड़ में जाए आप और आपकी वो रिजा सिद्दीकी। गनमा ने पैर पटकते हुए वापसी के जैसे कदम घर की जाने बढ़ाए, पाँव किसी भारी मगर छोटी सी शय से अटका। वो गिरी जाती अगर बर वक़्त सबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी संभाल न लेता। वो इस वक्त इसके कसरती आहनी बाजुओं में गिरफ्त में थी। वो ज़हीन आँखें, इस मासूम चेहरे, इन मगरूर आँखों में उलझ कर रहेगी। वो शुगरफ़ी होंठ, वो खड़ी सी मगरूर नाक, वो क्या है वो अदा, वो मासूमियत जिसकी वो बरसों से सोचता आया था, आज वो इसके पास, इसके करीब, इसके बेहद नज़दीक होकर भी इससे हज़ारों गज़ के फासले पर थी। इसका दिल जो इसके दिल के साथ धड़कता था, इसकी सांसें जो इसकी सांसों के साथ चलती थी, इसकी नस नस में, इसकी रग रग में, इसके खून में मोहब्बत, जुनून, इश्क बनकर दौड़ती थी। वो इसकी ज़िंदगी, इसकी कायनात, इसकी मताहयात, इसका सब कुछ थी। इसकी दीवानगी, इसका चैन, सुख, करार है। तो फिर क्यों इसकी वारफ्त की, इसकी तिश्नगी की मामूली सी भी चिंगारी इसके दिल तक नहीं पहुँचती? क्यों वो इससे अनजान, बेखबर, अजनबी बनकर रहती है? पल पल, लम्हा लम्हा, जितनी इसकी मोहब्बत में, इसकी तिश्नगी में इजाफा होता जा रहा था, इतनी इसकी नफरत बढ़ती जा रही है। कितने लम्हे गुजर के, पल गुजर के, मगर ये नज़रों का हसार नहीं टूटा। एकदम से हल्की हल्की बूंदाबांदी तेज़ मूसलाधार बारिश पे बनकर बरस पड़ी। गरमा का सकता टूटा, सबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी का हसार टूटा, नज़रों का इर्तिकाज़ बदला। गरमा लम्हों में भीगती चली गई और तेज़ी से वापसी के लिए आगे कदम बढ़ा दिया, मगर इसके पीछे सबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी नहीं बढ़ा था। वो वहीं खड़ा इस मूसलाधार बारिश में भीगता चला गया। अच्छा जी, उफ़ अल्लाह, बारिश तो बहुत तेज़ पड़ी। नदीम वहाँ बैठते हैं। रिजा सिद्दीकी सामने होटल में चली गई। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो कुछ मंगवा लिया जाए। नदीम बलोच ने आहिस्ते से मुस्कुराते हुए इसका बिना किसी आराइश से बाइश से शफाफ चेहरा तका। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं अपनी इंजॉयमेंट के चक्कर में बिल्कुल भूल के तुम बगैर नाश्ते के मेरे साथ निकलो। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए था। रिजा सिद्दीकी को टूट कर शर्मिंदगी हुई थी। और अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत आगे तक, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ थाम कर चलना चाहता हूँ, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? नदीम बलोची इस अचानक से की गई फरमाइश पर वो खामोश होकर रहेगी। कितने ही पल वो नदीम बलोच को चुपचाप तकती चली गई। रिजा, नदीम बलोच ने इसके पुरसोच चेहरे के आगे हाथ ले रहा। तुमको भूख लग रही थी ना, चलो पहले कुछ खा लेते। वो नदीम बलोच की बात को कतई तौर पर नज़रअंदाज करके, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रिजा। क्या हम बाद में इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं? अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं इन लम्हों को, इस्लामाबाद की इन फिज़ाओं में, इन खूबसूरत मौसम को एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं भी इन लम्हों, इन पल को यादगार बनाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। ये तभी होगा जब मैं इसमें तुम्हारा साथ होगा। बोलो, क्या मेरा साथ दोगी? नदीम, मैं सुन रहा हूँ। इसने अपनी दोनों हथेली अपने चेहरे पर रख के कोहनी टेबल पर टका दी। रिजा सिद्दीकी ने पूरे एतमाद तरीके से सांस लेने नदीम बलोच को घूरते हुए देखा। तुम्हारा हो गया दिमाग ख़राब? हम यहाँ शूटिंग करने हैं, ना कि प्रपोज़ करने। और अभी कुछ ही घंटों बाद हमें शूटिंग के लिए निकलना है। मैनेजर का फ़ोन आने वाला, सेट तैयार कर दिया होगा। मैंने इसको कहा था कि किसी पुरफिज़ा वादी में सेट तैयार करके ऐड रखने वाले शायकीन तुम और सबुक्कीन को देखने के लिए बैकग्राउंड को देखकर भी खुश हो जाए। तुम इतना काम करती हो, थकती नहीं हो? नदीम बलोच ने अपनी ख्वाहिश फ़िलहाल बात के लिए उठा रखी। रिजा सिद्दीकी अगर इसकी बात काट रही थी, इसकी ऑफ़र नज़रअंदाज करी थी, कोई तो वजह होगी। इसे यूँ डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कोई किसी को पसंद करती हो, कोई और इसके दिल में बसा, अल्लाह ना करे। खुद ही सोच कर खुद ही अपनी सोच पर लान तान करने लगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद काम से शुरू होकर काम पर ही ख़त्म है। इसने एक तरीके से सुख का सांस लेकर नदीम बलोच ने दोबारा इस टॉपिक को नहीं छेड़ा। अच्छा जी, तुम्हें पता है मुझे अगले महीने वापस कनाडा जाना है, वहाँ भी एक नया शो लॉन्च करना है। क्या तुम चली जाओगी? नदीम बलोच को शिद्दत से एहसास हुआ जैसे इसके हाथ से ज़िंदगी फिसल रही है। हाँ, मैं यहाँ कोई हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी आई थी। रिजा से देखिए, इसको कोई आसरा, कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी, किसी आस में भी नहीं रखना चाहती थी। मुझे तो एक ना एक दिन जाना ही था। मैंने दुनिया के बेशतर ममालिक में अपने शोज़ लॉन्च किए हैं। एक बात बताऊँ, मुझे फ़ोटोग्राफी का भी जुनून की हद तक शौक़ है। पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड, मिस्र, ईरान और ऐसे बहुत से ममालिक की मैंने ना सिर्फ फ़ोटोग्राफी किया, बल्कि ड्रेस डिज़ाइनिंग करके खुद को मनवाया। आज कामयाबी मेरे कदमों में है तो सिर्फ मेरी मेहनत, जद्दोजहद, हौसला, हिम्मत, जस्तजू की वजह से। तरक्की की हर राह, हर सीढ़ी को पार किया मैंने। वो जानने को इतनी तफसील से अपने बारे में नदीम बलोच को बता रही थी, और रिजा सिद्दीकी का सामने बैठने से बातें करना नदीम बलोच को बहुत अच्छा लग रहा था। दिल चाह रहा था बस वो रिजा सिद्दीकी को सुनता ही चला जाए, देखता ही चला जाए इस प्यारे से चेहरे को। अच्छा जी,
शोहरत और कामयाबी तो नदीम बलोच की भी कम नहीं मिली थी। मॉडलिंग और एक्टिंग का शोबा इसके लिए कोई मजबूरी नहीं था, शौक था, वरना वो तो बचपन से मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ था। दौलत तो इज्जत इसके घर की बांधी थी, ये दोनों चीज़ें इसको वर्षे में मिली थी। बेशुमार ज़मीनें, लाखों अरबों की जायदाद का मालिक नदीम बलोच, जो अपने ख़ानदान भर में ये नहीं अपने जानने वालों, टीवी इंडस्ट्री और दोस्तों के सर्कल में भी एक मगरूर इंसान माना जाता था। और आज इसका दिल भी आया भी तो किस पर? रिचा सिद्दीकी पर, जिससे कोसों मीलों दूर जाने की बात कर रही थी। अभी तो दिल की कौंपल खिली थी, वो मरझाने की बात कर रही थी, मगर नहीं, वो इसको रोक लेगा। अपनी हकायत दिल, अपनी पसंदीदगी बताएगा, एहसास दिलाएगा कि वो इसकी चाह में धीरे धीरे झुलस रहा है। नदीम बलोच ने हज़ारों लड़कियाँ खुद की तरफ बढ़ती देखी हैं, मगर कभी किसी को ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया और ना ही किसी का बड़ा हाथ थामा। एक से बढ़कर एक हसीन होशरुबा खूबसूरती की मलका थी, मगर ये ज़िद्दी दिल सिर्फ इस सादा चेहरे की चाह कर बैठा, इसकी मोहब्बत की तलब कर बैठा, इसको पाने की ज़िद कर बैठा। रिचा अगर वो कुछ कहने वाला था कि इसका फ़ोन बजने लगा। इस वक्त इसको अपना सेलफोन सख्त बुरा लगा और स्क्रीन पर जो नाम आ रहा था, इसको देखकर नदीम बलोच के हिसाब खींच सके। इसने सख्ती से अपने दांत खींच लिए कि दोनों गालों के जबड़े उभर गए। हरी नीली रगें उभरी थी। रिचा सिद्दीकी ने बगौर इसका चेहरा देखा और फिर इसका फ़ोन देखा, जो मुसलसल बज रहा था। किसी शबनम नामी लड़की की कॉल आ रही थी। रिचा सिद्दीकी के जहन में एकदम से वो बात आई कि अखबारों में, रसालों में, टीवी के हर चैनल पर नदीम बलोच का किसी शबनम नामी कॉल गर्ल के साथ बहुत शिद्दत से अफेयर चल रहा है। इसका स्कैंडल बहुत मशहूर और आगे तक जाता हुआ नजर आ रहा था। रिचा सिद्दीकी ने अब तक सुना ही था, आज शबनम की कॉल, वो क्या मानी ले इसको? सच्चाई क्या? आखिर राज क्या? इसके पीछे कोई तो वजह जो नदीम बलोच ये सब करने पर मजबूर है, कोई ऐसी बात जो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। और ऐसा लगता भी तो नहीं है। रिचा सिद्दीकी फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज में माहिर थी। नदीम बलोच का चेहरा, इसके तासुरात देखकर वो आसानी समझ सकती थी कहानी में कुछ तो झोल है। क्या बात है, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा लो, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। बहुत आम सा लबो लहजा, बहुत आम सी कही गई बात, मगर नदीम बलोच को जैसे ताज़ियाना बन कर लगी। इसने रिचा सिद्दीकी को संजीदगी से देखा। ओके, तुम बात करो, मैं जब तक मैनेजर को फ़ोन करती हूँ। रिचा सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा और खड़ी होगी। इसके जाने के बाद नदीम बलोच ने कॉल रिसीव की। हाँ कहो, क्या बात है? बहुत सरसा और लिए दिए अंदाज़ था। आप इस वक्त कहाँ? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मगर मैं तुमसे इस वक्त नहीं मिल सकता क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। इसके अब्रू तन गई, माथे पर लातदार शिकने पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? कि ऐसा पॉसिबल नहीं 1 घंटे बाद आप आ जाए? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता इस वक्त, अब मुझे कॉल मत करना। सुनिए। फ़ोन के इस पार से शबनम पुकारती रहेगी, मगर नदीम बलोच लाइन डिस्कनेक्ट कर चुका था। शबनम की परेशानी और फिक्र में डूबी आवाज़ को अपनी नागवारियत में महसूस ही नहीं कर सका। नदीम बलोच ने सामने देखा, रिचा सिद्दीकी अपने मैनेजर से बात कर रही थी। इसका बिगड़ा हुआ मूड जल्द फ्रेश हो गया, चेहरे के खिंचे साफ ढीले पड़ गए। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।